हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम फास्टिंग के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। फास्टिंग के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना होगा कि फास्टिंग आपकी बॉडी को बहुत तरीके से हेल्प करता है। लेकिन फास्टिंग के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपकी बॉडी के पूरे सिस्टम को रिजुवनेट कर देते हैं, नया बना देते हैं। फास्टिंग का एक सबसे बड़ा जो असर है, जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था, दैट इज ऑटोफेजी। यानी फास्टिंग की कंडीशन में बॉडी में एक नया सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो कि पुरानी सेल्स को तोड़कर उसको खाने में, उसको डिसॉल्व करने में और साथ में जो भी अनयूटिलाइज्ड मटेरियल है उसको यूज करने के लिए काम में आता है। जब ये फास्टिंग आप शुरू करते हैं तो इसकी अलग-अलग ऑर्गन्स में इसके स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि जब आपकी फास्टिंग स्टार्ट होती है और आप खाने को, बॉडी को एनर्जी नहीं देते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते हैं, ग्लूकोज नहीं देते हैं, तो बॉडी को सिस्टम जो है शुरुआत में वो वीक पड़ने लगता है। उसको लगता है कि अभी बाहर से मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? तो बॉडी फिर उसके बाद अपने अंदर से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी मेंटेन करना है, जिसके लिए बॉडी सबसे पहले ग्लाइकोजन जो स्टोर्स होते हैं, जो कि इमीडिएट एनर्जी स्टोर्स जो होते हैं, बॉडी सबसे पहले उनको यूटिलाइज करती है। ग्लाइकोजन होता है आपके लिवर में और साथ में मसल्स में। तो ये सबसे पहले लिवर का ग्लाइकोजन इस्तेमाल करती है और उसके बाद फिर मसल्स को भी, को जो ग्लाइकोजन स्टोर है ये पूरा इस्तेमाल करती है। उसके बाद भी अगर बॉडी को नहीं मिलता खाने के लिए, तो फिर बॉडी अपने शरीर से फैट्स और प्रोटीन्स को निकालना शुरू कर देती है। फैट्स और प्रोटीन से एनर्जी बनाने के लिए जो बॉडी में हार्मोन काम में आता है, वो हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन, यानी इंसुलिन का जस्ट ऑपोजिट हार्मोन। और यही इंसुलिन जब बॉडी में कम होता है और ग्लूकेगॉन का अमाउंट बढ़ता है, तो ऑटोफेजी की प्रोसेस जो है वो बेटर तरीके से काम करती है। ग्लूकेगॉन पहुंचता है लिवर में और लिवर फिर अपने ही अंदर जो बहुत सारे लिपिड्स हैं, जो लिपिड के ड्रॉपलेट्स हैं जो पूरे लिवर में इधर उधर हैं, उनको भी कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी में। साथ में जो प्रोटीन्स हैं, जो अनयूटिलाइज्ड प्रोटीन है बहुत सारा इधर उधर, जो कि ब्रोकन डाउन अमाइनो एसिड्स हैं, उन अमाइनो एसिड्स को भी ये सब कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी में। तो इस सारी बॉडी को ग्लूकोज बनाने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस में लिवर का एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्योंकि लिवर अपने अंदर के बहुत सारे प्रोटीन और लिपिड का भी यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो जो लिपिड के इकट्ठा हो जाने के कारण जगह जगह पर और बहुत सारे टॉक्सिन्स के इकट्ठा हो जाने के कारण लिवर में तरह तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं। यानी लिवर की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लग जाती है, वो ठीक से काम नहीं करती। जब आप फास्टिंग की कंडीशन में लेकर जाते हैं तो लिवर इन सारे जो डैमेज्ड टिश्यूज है इसको यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। तो उससे पूरा बॉडी का जो उसका सिस्टम है वो क्लीन अप हो जाता है। लिवर ब्लड का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो लिवर, जो भी आपका कार्डियक जो आउटपुट होता है, उसका ऑलमोस्ट 1/4 पोर्शन जो होता है लिवर यानी हेपाटिक जो चैनल्स होते हैं, हेपाटिक जो वेसल्स होती हैं, उससे जाने वाला ब्लड है, विच इज ह्यूज। लिवर का कनेक्शन एक्चुअली बॉडी के हर ऑर्गन से होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज है और बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में फैल रही है। और इसका मेन रीजन क्या है? या तो डायबिटीज की कंडीशन है, या ओवर ईटिंग के कारण है, या फिर हाइपरलिपिडीमिया यानी कि लिपिड की बहुत ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण है। और ये जो हार्ट है, ये जो लिवर है, ये सिर्फ हार्ट से रिलेटेड नहीं है। जब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसको होती है, तो उनको आंखों की भी प्रॉब्लम आने लगती है, यानी ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आ सकती है। जो आंखों में जो आपकी रेटिना है उसमें ब्लड सप्लाई हैम्पर होने लगती है और वो डैमेज होने लग जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। लिवर पे वायरल इन्फेक्शन होता है तो ड्राई आई सिंड्रोम होने लगता है। तो इस तरीके से लिवर में जो कार्सिनोमा की कंडीशन है वो भी आपकी आंखों की हेल्थ को अफेक्ट करती है। लिवर में एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको कूपर सेल्स कहते हैं, जो कि एक मैक्रोफेजिक सिस्टम होता है, जो कि लाइसोसोमल एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है। यानी कि जो फैगोसाइटोसिस है, जो कि ऑटोफेजी की जो कंडीशन है उसको ये इंक्रीज करता है, यानी सारी जो डेड सेल्स हैं उसको खाने का काम करता है। तो जब लिवर फास्टिंग की कंडीशन में जाता है, जब वो पुराने डेड सेल्स को इस तरीके से खत्म करने की कोशिश करता है, तो ये कूपर सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो भी बेटर तरीके से काम करने लगती है। इसको चाइनीज मेडिसिन में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। वो ऑर्गन होता है लीवर। तो लीवर की फंक्शनिंग जितने अच्छे से काम करेगी, उतने अच्छे से हार्ट काम करेगा, उतने अच्छे से आईज काम करेंगी, और उतने अच्छे से पूरी इस बॉडी का सिस्टम डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि लिवर ही करता है, तो पूरे अच्छे तरीके से ये फंक्शनिंग भी काम करती है।
ब्लड वेसल्स में जो बहुत ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा जा रही है, या बहुत फ्रीक्वेंट ईटिंग आप कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, या शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंट एनर्जी बन रही है, तो ये ज़्यादा जो शुगर होता है ब्लड वेसल्स में, ये कुछ प्रोटीन्स जो ब्लड में है, प्रोटीन्स के साथ मिलके एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स बना देता है, एजीज जिसको कहते हैं। और ये एक तरीके से डिफॉर्मिटी है जो कि शुगर और प्रोटीन के मिलने से बनती है। जहाँ-जहाँ पर भी ये डिफ़ॉर्म्ड जो प्रोडक्ट्स है ये जाते हैं, उन जगहों को ये सब नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये शुगर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किस कंडीशन में बढ़ती है? डायबिटीज़ की कंडीशन में। तो डायबिटीज़ की कंडीशन में जब ये जाता है, अगर आँखों में जाएगा तो रेटिनोपैथी प्रोड्यूस करेगा, यानी आँख को डैमेज करेगा। किडनी में नेफ्रोपैथी यानी किडनी को डैमेज करेगा। हार्ट में कार्डियोमायोपैथी प्रोड्यूस करता है, यानी हार्ट की मसल्स को डैमेज करता है। नर्व्स में नर्व्स डैमेज करता है, न्यूरोपैथी होती है। तो जैसे ही आप ये ग्लूकोज़ की सप्लाई बॉडी में बंद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बॉडी में बंद करते हैं, तो ये जो एजीज़ का बनना है, ये भी बंद हो जाता है। यानी इतनी जगहों में जो डैमेज हो रहा था इस वजह से, वो डैमेज होना बंद हो जाता है। तो क्या डायबिटीज़ में भी आप फास्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डायबिटीज़ की कंडीशन में भी फ्रीक्वेंट ईटिंग अवॉइड करना चाहिए, 2 टाइम का खाना एंड दैट्स इट। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो डायबिटीज़ की कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पर साथ में अगर आप एक्सरसाइज़ भी करें, तो ये फ़ायदा 2 गुना हो जाता है। जब ये फास्टिंग की कंडीशन आप देते हैं, तो ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई हार्ट को देने वाली जो ब्लड सप्लाई है, उसकी भी प्रॉब्लम कम होती है, यानी उसको भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाती है। और साथ में जो हार्ट की जो मसल्स हैं, एक्चुअली हार्ट में मसल्स नहीं होती, बहुत सारे फाइबर्स जैसे रहते हैं, और ये जो फाइबर्स हैं, ये धीरे-धीरे एजिंग के कारण लंबे समय तक काम करने के कारण ये कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते। इस फास्टिंग से आपको जो ट्रेन्ड एथलीट्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज़ के बेनिफिट्स आपको जस्ट फास्टिंग से ही मिल जाते हैं। तो आपका जो हार्ट रेट है, वो स्लो हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाता है। जो हार्ट की जो थिकनिंग हो रही है, जो कार्डियक वॉल्स की जो थिकनिंग हो जाती है एजिंग के साथ, वो ठीक से काम नहीं करती हैं। वो तक कंडीशन रिवर्स हो जाती है और हार्ट पहले की तरह काम करने लग जाता है। फास्टिंग के साथ एक और जो बेनिफिट है वो ये कि वो स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है, क्योंकि नेचुरली अगर सारी सेल्स पूरी तरह से जो डैमेज सेल्स है बॉडी उसको रिमूव कर दिया, तो नए सेल्स के जनरेशन के लिए, नए सेल्स की फॉर्मेशन के लिए बॉडी को एक स्टिमुलेशन मिलता है कि अब सारी डेड सेल्स खत्म हो गई, अब नए सेल्स को बनाना है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको भी फास्टिंग से बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि ब्रेन है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ कंज़्यूम करता है। अगर आप बाहर से एक्सटर्नली उसको ग्लूकोज़ कंटिन्यूअसली देते रहेंगे, तो ब्रेन उस पे ही सबसे ज़्यादा रिलाय करता है, उस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। जब आप फास्टिंग करते हैं, तो आप उसकी ग्लूकोज़ की सप्लाई आपने बिल्कुल उसकी कट कर दी। यानी ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म जो कि खराब हो जाता है, तब ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, वो आपने पूरी तरह से जब बंद कर दी वो सप्लाई, तो ब्रेन को ग्लूकोज़ नहीं मिल रहा है। बॉडी किससे एनर्जी बनाने की कोशिश कर रही है? फैट सेल से बना रही है, और फैट से जब भी एनर्जी बनती है, तो कीटोसिस, एक कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, कीटोसिस जिसको कहते हैं, और ब्रेन बना ही होता है फैट सेल से, बहुत ज़्यादा फैट सेल्स होती हैं ब्रेन में। तो जब ब्रेन को ये फैट सेल से एनर्जी मिलती है, तो आपकी जो लर्निंग है और मेमोरी है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। और साथ में आपको जो अगर ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसका जो प्रोग्रेशन है, वो भी रुक जाता है। और साथ में बॉडी केवल लिपिड से एनर्जी नहीं देती है, साथ में वो प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करती है, प्रोटीन का भी, ताकि एनर्जी के लिए उसको भी यूज़ कर सके। यही स्थिति ब्रेन की भी होती है, जहाँ पे बहुत सारा ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्रेन को ठीक तरीके से काम नहीं करने देते। जैसे ही आप फास्टिंग मोड में जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट से अपनी बॉडी को डिप्राइव कर लेते हैं, तो बॉडी इस प्रोटीन को, इस फैट को, दोनों को एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ तक इवन बच्चों में जो एपिलेप्टिक कंडीशंस होती हैं, उसमें भी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और प्लस जो कीटो डाइट होती है, यानी फैट वाली डाइट, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट करके डाइट देकर उन बच्चों की भी ऐसी बीमारियों को ठीक किया जाता है। और दूसरी बीमारी जैसे पार्किंसंस है, या फिर अल्जाइमर्स डिजीज़ है, या फिर और भी जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं ब्रेन रिलेटेड, उन सब में माइस्थेनिया ग्रेविस, सारी बीमारियों में इससे आराम मिलता है और आराम मिलते हुए देखा गया है। जब आप कुछ भी चीज़ खाते हैं, तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी नहीं ले रहे होते हैं, उसके साथ बहुत सारे
केमिकल्स भी आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं, टॉक्सिन्स भी आते हैं और जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो भी आते हैं। तो ये सब चीज़ों की भी फास्टिंग हो गई। ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम लेयर है, वो भी डैमेज होने लगती है बार-बार इन टॉक्सिन से लंबे समय तक एक्सपोज़र के कारण। तो ये जो ल्यूमेन है, जो ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स हैं, वो भी हील होने लगती हैं। टॉक्सिन्स का इफ़ेक्ट कम हो गया, जो जमा हुआ उसमें बहुत सारा लिपिड था वो भी रिमूव होने लग गया, जो प्रोटीन्स थे, शुगर थे, वो वहाँ से हट गए। यानी एक क्लीन सिस्टम और क्लीन ब्लड वेसल्स। और ये जब ये क्लीन ब्लड जाता है दूसरे ऑर्गन्स में, जैसे कि किडनी है या फिर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं, तो उनको भी अब ये फाइट नहीं करना पड़ता इन टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में, या एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती इन केमिकल्स को बाहर निकालने में। तो किडनी भी रिजुविनेट होती है, किडनी को भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। फास्टिंग की कंडीशन में आपकी जो इंटेस्टाइन्स है उनको भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, यानी उनको भी अब डाइजेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वो डाइजेशन की प्रोसेस में बिजी रहती है इंटेस्टीन, और फिर चीजों को निकालने में बिजी रहती है। जो ऐसे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे अनवांटेड पैथोजेंस हैं जो कि इसी ग्लूकोज, इसी कार्बोहाइड्रेट पे सर्वाइव करते हैं, वो सारे पैथोजेंस भी डेड हो जाते हैं। और जो अच्छे किस्म के बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ होती है। साथ में जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है उसका भी रिपेयर सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है। और बहुत सारी जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज भी तो रिवर्स भी हो सकती हैं, या उनके अगर होने के चांसेस हैं तो वो चांसेस वहीं पे रुक जाते हैं। तो आईबीडी जैसी प्रॉब्लम, जो इंटेस्टिनल बाउल डिजीज है, या दूसरी ऑटो इम्यून जो डिजीजेज हैं, इवन क्रॉन्स डिजीज है, इन सब डिजीजेस को रोकने के लिए फास्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फास्टिंग करने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है? लोगों को फास्टिंग, पूरे दिन भर की फास्टिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप दिन भर की फास्टिंग कर सकें तो आपको सिर्फ कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट को कम लेना है, प्रोटीन कम लेना है, और फैट भी आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। जब आप कच्ची सब्जियां वगैरह लेते हैं तो उसमें कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, प्रोटीन भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप चाहें तो कुछ अमाउंट में उसमें फैट ले सकते हैं, यानी कि जो प्योर ऑयल्स होते हैं, इस तरीके का ऑयल्स आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो ऑयल्स होगा, ये एक तरह से आपका कीटोजेनेसिस का काम करेगा, कीटो डाइट का काम करेगा, और आपने उसको एक्सटर्नल जो फ्यूल था वो कम कर दिया, तो बॉडी बाकी एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगी वो अंदर की ही चीजों से प्रोड्यूस करेगी। अगर हो सके तो महीने में एक बार आप फुल डे फास्टिंग जरूर करें, जिसमें आप केवल लिक्विड डाइट लें या सिर्फ पानी लें इफ पॉसिबल। अगर पानी से पॉसिबल नहीं होता है तो आप कुछ लिक्विड जूसेस ले सकते हैं, आप वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं। दिन में आप 4 बार भी ले सकते हैं वेजिटेबल जूसेस की। आपने सुबह गाजर का जूस ले लिया, दोपहर में आपने कोई ग्रीन वेजीज है उसका जूस ले लिया, शाम को आपने 2-3 चीजों का मिक्स करके जूस ले लिया। तो इस तरीके से जब आप 2-3 बार जूसेस लेंगे तो वो बहुत हद तक आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर देगा। आपको एनर्जी को डिप्लीट हो रहा है ऐसा आपको फीलिंग नहीं आने देगा। साल भर में हो सके तो 2 से 3 दिन तक ये फास्टिंग जरूर करना चाहिए इन कंटिन्यूएशन में, ताकि आपकी कम से कम 72 आवर्स की फास्टिंग हो जाए। इन 72 आवर की फास्टिंग में 4 तरीके के मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं, पाथवेज हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। पहला तो फैट का कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होना, फैट और प्रोटीन से ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू एनर्जी मिलना, और साथ में इथाइल ब्यूटरेट का मेटाबॉलिज्म होता है जो कि फर्मेंटेड फूड से मिलता है। ये चारों जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, ये न्यूरोप्रोटेक्टिव पाथवेज हैं, और उन लोगों में भी जिनमें माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट था, ऐसी 72 आवर की फास्टिंग बहुत इफेक्टिव देखी गई। तो साल में 2 बार कम से कम ऐसा मौका जरूर रखें जब आप 2-3 दिन तक कंटिन्यूअसली फास्टिंग करें। इस फास्टिंग में भी आप लिक्विड डाइट लें, जूसेस लें, और अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो आप मिलेट्स लें। मिलेट्स, बॉइल्ड मिलेट्स को कम क्वांटिटी में भी आप लेंगे तो भी आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी, क्योंकि मिलेट्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं ज्यादातर, जिसमें कि तुरंत बहुत ज्यादा बर्स्ट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती, आपको धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे करके एनर्जी रिलीज करते हैं। तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी की डिमांड है बॉडी अपने आप ही इंटरनली पूरा करने की कोशिश करेगी। तो आप जूसेस लें, पानी लें, और मिलेट डाइट लें। बहुत ज्यादा ना लें, थोड़ा सा अमाउंट लें, जितनी बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट आपको लगता है, आपको खाने की इच्छा होती है, उससे थोड़ा सा कम अमाउंट लें। इनिशियली जब आप वाटर फास्टिंग करते हैं या लिक्विड की जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपको हो सकता है कि वीकनेस लगे, हेडेक हो, चक्कर आए, अनईजीनेस लगे। ये सब बॉडी के अपने टेंट्रम्स हैं, क्योंकि बॉडी कह रही है कि भाई मेरा टाइम हो गया है, मुझे ये दो, मुझे वो दो, अब मेरा इस खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, लेकिन आपने कहा कि अब मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो जब आप इस तरीके के मोड में आ जाते हैं तो बॉडी बोलती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगी। और तब फिर बॉडी का जो
सिस्टम है वो हरकत में आता है कि भई अब तो हमें अपना इंतज़ाम खुद करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 24 घंटे का समय आप दें। लेकिन हर किसी के लिए फास्टिंग नहीं बनी है। बहुत ज़्यादा दुबले लोग हैं, उनको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो लोग बहुत जीर्ण-शीर्ण हैं, एजिंग जिनकी बहुत ज़्यादा है, जो लोग जिनको बीमारियाँ की एडवांस स्टेजेस में हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डायबिटीज़ है या एक्सट्रीम लेवल का कुछ दूसरी बीमारी है, जिनकी बहुत सारी मेडिकेशन चल रही हैं, ऐसे लोगों के लिए भी फास्टिंग नहीं बनी है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इन लोगों को भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर जो लोग स्वस्थ हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि वो उनके अंदर विल पावर है कि अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं 1 दिन के लिए, उनको फास्टिंग करनी चाहिए। या आपकी बीमारियाँ छोटी-मोटी हैं या कम स्टेजेस की हैं, ऐसे लोग भी फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग में सिर्फ साइन एंड सिम्पटम्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर लगता है कि आप बिना खाए-पिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप नहीं रह सकते, तो आप ज़रूरत के हिसाब से जैसा ठीक लगे, आप कोई न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं बॉडी को। हो सके तो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स लें, कोई शुगर वाला एकदम से आपने कोई शरबत पी लिया, इस तरीके की डाइट ना लें एनर्जी के लिए। हेल्दी डाइट लें, हेल्दी जूसेस लें, ताकि आपकी बॉडी फास्टिंग में भी रह सके और साथ में आपको कोई इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग की सबसे ज़्यादा सलाह दी जाती है क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं महसूस होता है। तो शाम को 6-7 बजे तक आप अपना खाना खत्म कर लीजिए और अगले दिन तक जब तक आपकी इच्छा नहीं हो तब तक आप ना लें कुछ भी। ऐसा नहीं कि मेरा टाइम हो गया चाय या कॉफ़ी का तो सुबह से उठ के ले लिए। जब तक आपको नहीं लगता कि मुझे कुछ खाना ही है, तब तक आप अपने आप को फास्टिंग मोड में रखें। तो इस तरीके से आपके 12 से 14 घंटे, 16 घंटे आराम से निकल सकते हैं। तो इतनी ही फास्टिंग से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप फुल डे की फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो। अगर हो सके या कैपेसिटी हो तो साल में 1 बार कंप्लीटली ड्राई फास्टिंग यानी बिना पानी के भी 1 बार फास्टिंग रखनी चाहिए। पर इस तरीके की फास्टिंग आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते वरना किडनी के जो फंक्शन है, किडनी में बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ सकता है। पर इस तरीके की फास्टिंग के अपने बेनिफिट्स हैं और इसमें ऑटोफेजी की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड रूप से काम करती है बॉडी में। सो आई होप यू फाउंड दिस यूज़फुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।